चलिए, कल डिस्कशन चल रहा था आपका, वो क्या कहते हैं, सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, वो डिस्कशन चल रहा था, है ना। आज हम लोग, अरे सब पेन मार्च कर दिया। सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर वाला डिस्कशन चल रहा था बेटा, और इसमें yesterday we discussed about mast cells, है ना। तो मास्ट सेल्स के ऊपर डिस्कस करा था। तो मास्ट सेल्स वर कॉल्ड मास्टोसाइट्स। अच्छा हाँ, मास्ट सेल्स पर डिस्कशन करा था, और आज अपना डिस्कशन आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन मैक्रोफाज। तो मास्ट सेल्स के बाद मैंने लिखा था मैक्रोफाज, है ना। मैंने आपको ये कहा था पिछले दिन, मैक्रोफाज डायरेक्टली कोई सेल होता नहीं है। मैंने कहा था कि मोनोसाइट्स जब कोई एंटीजन के साथ एनकाउंटर करता है, देन दे कन्वर्ट इनटू मैक्रोफाज, है ना। तो मोनोसाइट्स जब एंटीजन के साथ एनकाउंटर करता है, देन दे कन्वर्ट इनटू मैक्रोफाजेस। और इसीलिए मोनोसाइट का जो सेल है उसका न्यूक्लियस का शेप है किडनी शेप्ड, और मैक्रोफाज भी लार्ज सेल है, इसका भी न्यूक्लियस है किडनी शेप्ड। सो हम लोग कहते हैं रेनिफॉर्म न्यूक्लियस, रेनिफॉर्म, रेनल से नाम आता है ना। सो इसका भी रेनिफॉर्म न्यूक्लियस और इसका भी रेनिफॉर्म न्यूक्लियस, है ना। ये मैक्रोफाज और मोनोसाइट्स दोनों का काम है फेगोसाइटोसिस, है। तो सो मैक्रोफाजेस का जो फंक्शन है दैट इज फेगोसाइटोसिस। तो दे अंडरगो फेगोसाइटोसिस। तो मैक्रोफाजेस अंडरगो फेगोसाइटोसिस। और जनरली क्या होता है, मैक्रोफाज सबसे पहले, मैंने आपको कहा था कि पहले फेगोसाइटोस करने की कोशिश करता है, लेकिन अगर फेगोसाइटोसिस नहीं कर पाया, देन व्हाट दे डू, दे होल्ड द एंटीजन ऑन देयर सरफेस। मतलब इफ fails they hold the antigen on their surface। तो खुद के सरफेस के ऊपर एंटीजन को होल्ड करते हैं। अब कैसे होल्ड करेगा अपने सरफेस के ऊपर, ये जो मैक्रोफाजेस है, मैक्रोफाज क्या करता है, इसके ऊपर एक एंटीजन बाइंडिंग स्ट्रक्चर रहता है, एंड दिस स्ट्रक्चर लुक्स लाइक दिस, है ना। ये स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं MHC। MHC का फुल फॉर्म है मेजर हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, जिसका और एक नाम है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, और HLA जिसका पूरा नाम है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। तो MHC और ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन जो है, इसका काम है एंटीजन को अपने सरफेस पे होल्ड करना। और ये MHC मतलब मेजर हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब है अगर हिस्टो कॉम्पैटिबल, हिस्टो माने टिश्यू, फॉरेन सब्सटेंस टिश्यू के साथ कॉम्पैटिबल है कि नहीं। अगर नहीं है तो वो एंटीजन जैसा बिहेव करेगा, अगर है तो वो नॉर्मल है। सो टिश्यू अगर कॉम्पैटिबल नहीं है विद द एंटीजन, तब MHC उसको रिकॉग्नाइज करेगा। गॉट इट। अगर टिश्यू कॉम्पैटिबल नहीं है तभी तो वो एंटीजन है, देन MHC विल रिकॉग्नाइज इट एंड इट विल अटैच ऑन इट्स सरफेस। देखो MHC एंटीजन को अपने सरफेस के ऊपर अटैच करता है। सो व्हेन द एंटीजन अटैचेस विद द MHC ऑन द सरफेस, लेट्स कंसीडर दिस इज द एंटीजन, let's consider this is the antigen. So function of MHC is to hold the antigen on the surface, है ना, of macrophage. So अगर MHC किसी को recognize करता है, that means it is an antigen. Without antigen MHC doesn't recognize, है ना। तो MHC किसी को recognize करेगा। So when MHC recognizes any foreign substance
then the foreign substance is considered to be an antigen. Then the foreign substance is called an antigen. So अगर MHC उसको रिकॉग्नाइज कर लिया, दैट मीन्स वो एक एंटीजन है. अगर रिकॉग्नाइज नहीं करा तो वो एंटीजन नहीं है. तो MHC को रिकॉग्नाइज करना जरूरी है इन ऑर्डर टू बी एंटीजन. और अगर एंटीजन है तो रिकॉग्नाइज करेगा, तभी जाके वो एंटीजन है. तो ये है मैक्रोफाज. अब जरा देखिए, ये मैक्रोफाजेस का डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैक्रोफाज, बॉडी के डिफरेंट जगह पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैक्रोफाज इन डिफरेंट ऑर्गन्स. मैक्रोफाजेस इन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैक्रोफाज. अच्छा, और एक चीज, मैक्रोफाज का और एक नाम है हिस्टियोसाइट्स. हिस्टियोसाइट्स, दिस इज द अदर नेम ऑफ मैक्रोफाज. HISTIO, हिस्टियोसाइट्स. अब डिफरेंट ऑर्गन्स में मैक्रोफाज के बारे में अगर बात करोगे तो ऊपर से अगर शुरू करते हैं हम लोग, जल खवश, ऊपर से अगर शुरू करते हैं तो ब्रेन में माइक्रोग्लिया, फिर आ जाइए थाइमस, हैसल्स ग्रेन्यूल्स, आ जाइए लंग्स, डस्ट सेल्स, आ जाइए लिवर, पुफर सेल्स, आ जाइए स्प्लीन, रेटिकुलर सेल्स, आ जाइए इंटेस्टाइन, पेनेट सेल्स, आ जाइए किडनी, मेसेंजियल सेल्स, आ जाइए बोन्स, ऑस्टियोक्लास्ट, आ जाइए कार्टिलेज और कॉन्ड्रोक्लास्ट्स. एम आई क्लियर? तो हर एक जगह का अलग अलग मैक्रोफाजेस है. जैसे कि देखिए ब्रेन, माइक्रोग्लिया और माइक्रोसाइट्स, Number 2, thymus, that is called Hassel's granules, lungs, dust cells, liver, Kupffer cells, spleen, reticular cells, intestine, Paneth cells, है ना. फिर किडनीज, mesangial cells, bones, osteoclasts, cartilage, chondroclasts. है ना. So these are the different types of macrophages of the body. ठीक है. और मैक्रोफाजेस मैंने आपको बताया कि मैक्रोफाज डायरेक्टली सिंथेसाइज नहीं होता. दे आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द एंटीजेंस, मोनोसाइट्स ऑन एनकाउंटरिंग एन एंटीजन. ठीक. अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद वी स्टडी अबाउट लिम्फोसाइट्स. इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं लिम्फोसाइट्स. तो लिम्फोसाइट्स के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, तो लिम्फोसाइट्स के बारे में अगर बात करते हैं तो लिम्फोसाइट्स कितने टाइप्स हैं माय डियर? तो टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, है ना, एंड नंबर 2 बी लिम्फोसाइट्स. तो टी लिम्फोसाइट्स जो है, इसका नाम टी लिम्फोसाइट्स क्यों है? बिकॉज इट इज कॉल्ड थाइमस डिराइव्ड लिम्फोसाइट्स, है ना. अब ये जो लिम्फोसाइट्स है, इसका सिंथेसिस कहां होता है? वेयर आर द सिंथेसाइज्ड? रेड बोन मैरो. तो साइट ऑफ synthesis is the red bone marrow. तो ये सिंथेसिस होता है रेड बोन मैरो से, है ना. लेकिन ये मैच्योर होता है थाइमस में, स्टोर्ड होता है थाइमस में, डिफरेंशिएटेड होता है थाइमस में. सो दे आर डिफरेंशिएटेड इन थाइमस. इसीलिए थाइमस को एक चीज याद रखिएगा, since they are differentiated in the thymus, therefore the thymus is called the primary lymphoid organ. Bone marrow as well as thymus, they are primary lymphoid organ. क्यों primary lymphoid organ हम लोग क्यों कहते हैं? The organ in which the lymphocytes
but T lymphocytes are either formed or differentiated. ताके बोले primary lymphocyte. And the organ in which the lymphocytes are stored, that is called secondary lymphocytes. तो प्राइमरी लिम्फोसाइट हम लोग किसको कहते हैं? एक चीज याद रखिएगा, प्राइमरी लिम्फोसाइट्स हम लोग किसको कहते हैं? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, आई एम सॉरी, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन हम लोग किसको कहते हैं? द ऑर्गन in which the lymphocytes are either synthesized or differentiated, that is called primary lymphoid organ. और primary lymphoid organ दो एग्जाम्पल रहता है बेटा, रेड बोन मैरो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन एंड थाइमस प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन. सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन हम लोग किसको कहते हैं? जहां पे लिम्फोसाइट्स को स्टोर किया जाता है. विच इज अ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, द ऑर्गन इन विच द लिम्फोसाइट्स आर स्टोर्ड, द ऑर्गन इन विच द लिम्फोसाइट्स आर स्टोर्ड. सो जो ऑर्गन पे लिम्फोसाइट्स, जो ऑर्गन के अंदर लिम्फोसाइट स्टोर्ड होता है, दैट इज सेकेंडरी लिम्फोसाइट्स. सो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन समझ में आ गया. अब जरा देखिए सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का एग्जांपल क्या होगा? स्प्लीन, टॉन्सिल्स, पेयर्स पैच. पेयर्स पैच क्या है? गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू हम लोग कहते हैं, है ना. पेयर्स पैच इंटेस्टाइन में रहता है ना. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड गॉल्ट, GALT, फुल फॉर्म गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू. एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है ना, मॉल्ट का परसेंटेज मोर देन 50% लिखा है ना एनसीईआरटी में. मॉल्ट का परसेंटेज, दैट इज म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, वो भी सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू है. तो गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, गट मतलब इंटेस्टाइन में रहता है, और म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू अदर स्ट्रक्चर्स में रहते हैं, जैसे स्टोमक में रहता है ना. तो दैट इज अनदर वन कॉल्ड मॉल्ट, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू. म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, दैट इज मॉल्ट, है ना. और मॉल्ट का जो वैल्यू है मोर देन 50%, है ना. इसका वैल्यू इज मोर देन 50%. एनीवे, तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन हो गया. तो एनीवे, तो दीज आर मैच्योरिंग इन द थाइमस, बट डिफरेंशिएट थाइमस. और डिफरेंशिएट होकर कितने वेराइटीज ऑफ टी लिम्फोसाइट्स होते हैं? टी हेल्पर, टी सप्रेसर, टी मेमोरी, टी किलर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड टी साइटोटॉक्सिक. तो H for helper, S for suppressor, M for memory, K for killer, या तो cytotoxic, है ना. So these are the different types of differentiated T lymphocytes, है ना, जो पार्टिसिपेट करते हैं. एक्चुअली T killer और cytotoxic का रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू किल द फॉरेन एंटीजन, है ना. टू किल द फॉरेन एंटीजन, इसका काम है टी किलर और टी साइटोटॉक्सिक का. टी हेल्पर का काम वो नहीं है. टी मेमोरी का काम, टी मेमोरी रिमेंबर्स, वो सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस में हेल्प करता है, वो याद रखता है किस तरह से रिएक्शन हुआ है ना. सो दिस इज ऑल अबाउट द टी लिम्फोसाइट्स. अब टी लिम्फोसाइट्स के बाद आता है बी लिम्फोसाइट्स. नाउ बी लिम्फोसाइट्स का नाम बी लिम्फोसाइट्स क्यों है? बिकॉज इट इज बोन मैरो डिराइव्ड लिम्फोसाइट्स, बोन मैरो डिराइव्ड लिम्फोसाइट्स, है ना. So B lymphocytes are bone marrow derived lymphocytes. और इंपॉर्टेंट चीज क्या है माय डियर? बोन मैरो डिराइव्ड लिम्फोसाइट्स जो है, सो बोन मैरो डिराइव्ड लिम्फोसाइट्स में और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं? बोन मैरो डिराइव्ड लिम्फोसाइट्स में रेड बोन मैरो से आता है ये, और जिसका बोन मैरो नहीं है, जैसे कि फ्लाइंग बर्ड्स में बोन मैरो नहीं है ना. द बोन मैरो विथ एयर कैविटीज है उसमें. सो फॉर flying birds, that is without bone marrow, तो ये कहां से सिंथेसाइज होगा? They will be synthesized
they will be synthesized from the bursa of Fabricius. bursa of Fabricius, ये उसके GI ट्रैक्ट का टर्मिनल एंड में कुछ लिम्फोइड टिश्यूज है जहां से सिंथेसाइज होता है. सो दिस इज bursa of Fabricius derived lymphocytes, so present in the terminal part of the GI tract. तो उसका GI ट्रैक्ट का टर्मिनल एलिमेंटरी कैनाल का लास्ट पार्ट में एक मास ऑफ फैटी टिश्यू है जहां से ये सिंथेसिस होता है. So that is called bursa of Fabricius derived lymphocytes for the birds which will fly. है ना, फ्लाइटलेस बर्ड्स का नहीं है, फ्लाइंग बर्ड्स का है. समझ में आया? तो उसमें बोन मैरो नहीं, रेड बोन मैरो नहीं होता है. अब ये देखो बी लिम्फोसाइट्स का टाइप्स क्या होता है. टाइप्स ऑफ बी लिम्फोसाइट्स, तो बी सेल्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं. नंबर 1 बी इफेक्टर, ई फॉर इफेक्टर, एंड नंबर 2 बी मेमोरी. इसका केवल 2 होता है माय डियर, बी मेमोरी. इसका कोई किलर साइटोटॉक्सिक नहीं होता, इसका कोई सप्रेसर नहीं होता. इट इज ओनली बी इफेक्टर एंड बी मेमोरी. दीज आर द ओनली 2 टाइप्स ऑफ बी लिम्फोसाइट्स, है ना. और बी लिम्फोसाइट्स का फंक्शन क्या है ये भी आपको मैंने पढ़ाया था. इसका फंक्शन है प्लाज्मा सेल्स सिंथेसाइज करना. याद है कल मैंने पढ़ाया था आपको, प्लाज्मा सेल सिंथेसाइज करना. और प्लाज्मा सेल से क्या सिंथेसिस होगा, एंटीबॉडी. बताया था ना, गामा ग्लोब्यूलिन जो था उससे एंटीबॉडी सिंथेसिस होगा, ये कल पढ़ाया था मैंने. तो ये प्लाज्मा सेल्स सिंथेसाइज करना है द फंक्शन ऑफ बी लिम्फोसाइट. दैट्स इट. तो लिम्फोसाइट्स में इतना ही आपको पढ़ना है. समझ में आया? अब जरा देखिए और क्या बचा हुआ है. एडिपोसाइट्स मैंने आपको बताया था, एडिपोसाइट्स. और आपको ये याद होगा कि एडिपोसाइट्स और एडिपोसेल्स दीज आर बेसिकली स्पेशल एपिथेलियम, माने स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू में आता है या तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में आता है. सो दिस कैन कम अंडर लूज कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू. इसमें आता है ये एडिपोसाइट्स. अब ये जो एडिपोसाइट्स है इसका टाइप्स 2 है. मतलब दीज आर बेसिकली फैट कंटेनिंग सेल्स, फैट और लिपिड कंटेनिंग सेल्स. दीज आर बेसिकली लिपिड कंटेनिंग सेल्स, है ना. तो लिपिड कंटेनिंग सेल्स इसका 2 टाइप है. अगर सिंगल लिपिड मॉलिक्यूल को होल्ड करता है ये इतना बड़ा, सो द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म आर पुश्ड टू द पेरिफेरी, है ना. और अगर मल्टीपल होल्ड करता है तो न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म को पेरिफेरी में पुश नहीं करेगा, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म रहेगा. लेकिन ये सब एकदम इतने सारे होने के वजह से व्हाट हैपेंस इज न्यूक्लियस थोड़ा प्रेशर में थोड़ा कंप्रेस्ड हो जाता है. तो व्हाट हैपेंस इज दिस इज अ सिंगल फैट ग्लोब्यूल. ऑनलाइन स्टूडेंट ध्यान से देखिए, सिंगल फैट ग्लोब्यूल और इसमें मल्टीपल फैट ग्लोब्यूल्स. देखिए मल्टीपल फैट ग्लोब्यूल्स, है ना. अब जरा देखिए सिंगल फैट ग्लोब्यूल अगर होगा, दिस इज कॉल्ड मोनो और यूनिलॉक्यूलर एडिपोसाइट्स. मोनो और यूनिलॉक्यूलर एडिपोसाइट्स. और ये होगा मल्टीलॉक्यूलर एडिपोसाइट्स. दिस इज मल्टीलॉक्यूलर एडिपोसाइट्स. This is multilocular adipocytes. So one is mono or unilocular adipocytes, the other one is multilocular adipocytes. Ab monolocular adipocytes, this is called the white fat. But this is called the brown fat. Definitely इसका मैंने बताया nucleus and cytoplasm are pushed to the periphery, है ना. न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म आर पुश्ड टू द पेरिफेरी. लेकिन मल्टीलॉक्यूलर में न्यूक्लियस इज कंप्रेस्ड, कोई पेरिफेरी में पुश नहीं हुआ, न्यूक्लियस इज कंप्रेस्ड, थोड़ा कंप्रेस्ड न्यूक्लियस होता है. एंड व्हाट एल्स, इसमें मोनोलॉक्यूलर एडिपोसाइट्स में लेस हीट रिटेंशन थोड़ा कम होता है. लेकिन मैक्सिमम हीट रिटेंशन अगर होगा तो इसी में होगा, मल्टीलॉक्यूलर एडिपोसाइट्स, है ना. एंड देयरफॉर मल्टीलॉक्यूलर एडिपोसाइट्स जहां होता है वहां पे स्वेटिंग नहीं होता. मल्टीलॉक्यूलर एडिपोसाइट्स अगर है तो उस पर स्वेटिंग नहीं होगा. जैसे हम लोगों में कहां स्वेटिंग नहीं होता, इधर देख, हील ऑफ द हैंड
ये देख, ये जगह पे स्वेटिंग, ये जगह पे स्वेटिंग होगा, लेकिन इस पे स्वेटिंग नहीं होता। पैर में भी हील जो है, इसमें कभी स्वेटिंग नहीं होता। ये पार्ट इसमें होगा, लेकिन ये पार्ट में नहीं होगा। सो हील ऑफ द हैंड, हील ऑफ द फीट, उस पे है आपका ब्राउन फैट। समझे ना? बच्चे में द न्यूबॉर्न, वो है बॉडी इज मेड अप ऑफ मोस्टली ब्राउन फैट, वो चेंज हो जाता है इनटू व्हाइट फैट। समझे ना? सो व्हाइट फैट का कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं। व्हाइट फैट मतलब मोस्टली जो कॉमन है, कॉमन फैट ऑफ आवर बॉडी इज व्हाइट फैट, है ना? तो एग्जांपल स्पेसिफिक, ब्लबर ऑफ व्हेल। लोग सोचते हैं ब्लबर ऑफ व्हेल इज अ ब्राउन फैट, लोग सोचते हैं बिकॉज इसका हीट रिटेंशन ज्यादा है, ऐसा वैसा सोचते हैं, लेकिन ब्लबर ऑफ व्हेल इज अ व्हाइट फैट, इट्स नॉट ब्राउन फैट। ये आपका मॉड्यूल का भी क्वेश्चन है ना? और एक है टेल ऑफ मेरिनो रैम्स। टेल ऑफ मेरिनो रैम्स है ना, वो भी आपका व्हाइट फैट एंड कॉमन फैट ऑफ द बॉडी। और इसका लोकेशन क्या होगा? नंबर 1 पोलर बियर, पोलर बियर्स में होते हैं। हील्स ऑफ हैंड्स एंड फीट, तो हील्स ऑफ हैंड्स एंड फीट है ना, दैट इज अगेन ब्राउन फैट। समझे ना? मेरिनोरैम्स, और ये बीकानेरी ईवी एंड मेरिनोरैम्स का जो क्रॉस होता है, हिसारडेल, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का जो एग्जांपल है, एनिमल हस्बेंड्री में था पहले। तो हिसारडेल मतलब दिस इट्स अ स्पीशी, है ना? तो एक रैम है जो बीकानेरी ईवीज एंड मेरिनोरैम्स का क्रॉसिंग से बनता है, हिसारडेल। वो अपना सिलेबस में मेरिनोरैम है, इसीलिए उस पे टेल ऑफ मेरिनोरैम्स मैंने कहा। समझे ना? और एक एग्जांपल, न्यूबॉर्न और इन्फेंट, उसमें भी ब्राउन फैट। देख लीजिए बेटा। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स यू हैव जॉइन्ड ऑनलाइन? इसको ध्यान से देख लीजिए बेटा। आज हमने डिस्कस किया मैक्रोफेजेस, आज हमने डिस्कस किया लिम्फोसाइट्स, आज हमने डिस्कस किया एडिपोसाइट्स। देखिए एक बार, इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? ध्यान से देखिए एक बार। ऑनलाइन स्टूडेंट जरा इसको देख लीजिए। हर एक पार्ट का डिस्कशन हमने कर लिया। देखिए जो भी हमने बोर्ड में लिखा, इसको ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन था ये। देख लीजिए इसको, फिर इसका फोटो खींच के ग्रुप में डाल दीजिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जो लोग हो, एक बार कुछ लिख दीजिए तो समझ में आ जाएगा कौन कौन है। मैक्रोफेजेस फॉर थाइमस इज हैसल्स ग्रेन्यूल्स। हैसल, HASSAL', हैसल्स ग्रेन्यूल्स। যারা যারা আছো তারা লিখে দাও, তাহলে আমি বুঝতে পারবো কারা কারা আছো। আরে অভিনন্দন একাই দুবার লিখলো, দেবপ্রসাদ লিখেছে, বাকিরা? নাম বের করে যায় না। देख लीजिए इसको। तो सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में जितने भी थे हम लोग कर दिए डिस्कशन, है ना? अब हम लोग का डिस्कशन है लूज एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अरिश, आपको समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड? किरे কালকে তুই আসিস নি কেন? অনলাইনে ছিলিস? হ্যাঁ, তুই তো রিপ্লাইও করলি বোধহয় একবার। ठीक है, भेज दिया, इसको देख लिया। कोई दिक्कत किसी को? कोई सवाल किसी को पूछना है? तो मैक्रोफाज के साथ साथ हमने HLA के बारे में भी बात किया। मैंने आपको कहा कि मैक्रोफाज अगर इनगल्फ करने जाएगा, अगर फेल करता है इनगल्फ करने में, then it will convert themselves into giant killer cells called then it will hold the antigen on its surface with the help of MHC. अगर MHC किसी को रिकॉग्नाइज करता है, माय डियर स्टूडेंट्स, MHC किसी को रिकॉग्नाइज करता है, फिर से लिख तो ग्रुप में ज्वाइन
प्लीज ज्वाइन फास्ट। ये लोगों का नेटवर्क का डिस्टरबेंस होता है और फिर ज्वाइन कर रहा है। हाँ, तो मैंने कहा एमएचसी जो था, एमएचसी में मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी, एमएचसी अगर किसी को रिकॉग्नाइज करेगा तो वो 100% एंटीजन ही है। एमएचसी हमेशा एंटीजन को ही रिकॉग्नाइज करता है ना। किसी सब्सटेंस को रिकॉग्नाइज करा मतलब उसको एंटीजन ही ट्रीट किया उसने, ठीक है ना। तो एनीवे, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी लिम्फोसाइट्स के डिफरेंट टाइप्स, टी हेल्पर, टी सप्रेसर, टी मेमोरी, टी किलर ऑफ साइटोटॉक्सिक। अच्छा हाँ लिखे चाहिए मेरा किलर ऑफ साइटोटॉक्सिक, ठीक है। और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक पॉइंट हमें बोले दी, एमएचसी अगर किसी को रिकॉग्नाइज करेगा तो वो एंटीजन ही होगा। इसीलिए टिश्यू रिजेक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? द आंसर इज एमएचसी, बिकॉज एमएचसी इसको एंटीजन जैसे ट्रीट कर लिया तो टिश्यू रिजेक्ट हो गया। सो एमएचसी इज रेस्पॉन्सिबल। एक और पॉइंट आरेक बार छवि तुले निश, एमएचसी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टिश्यू रिजेक्शन। ये आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का इम्यून सिस्टम का क्वेश्चन है, लेकिन इधर भी मैंने बोल दिया एक बार, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टिश्यू रिजेक्शन, फॉर टिश्यू रिजेक्शन। क्यों कहा मैंने, समझ में आया? क्योंकि अगर एमएचसी किसी को रिकॉग्नाइज करता है वो हमेशा एंटीजन ही होगा, तो इसीलिए इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टिश्यू रिजेक्शन। ये तू लेना बाबा एक बार, क्योंकि टिश्यू रिजेक्शन वाला पॉइंट मैंने नहीं लिखा था। तो ये एक्चुअली इम्यून सिस्टम का क्वेश्चन है, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है कि अभी हम लोगों ने एक बार पढ़ लिया, बिकॉज आप लोगों को तो बोल ही सकते हैं। नहीं, इट्स नॉट मेंशन, लेकिन एमएचसी का मेंशनिंग है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में एमएचसी इज रिटन, देखा है आपने एनसीईआरटी में एमएचसी? वॉल्यूम 2 है किसी के पास? निकाल दिखा देते हैं। मैसेज शिरो ना एनसीईआरटी पे। ये ग्राफ रिजेक्शन एमएचसी मॉड्यूल আছে, मॉड्यूल আছে एनसीईआरटी তে नहीं। ये ग्राफ रिजेक्शन इज रिटन ना, इसके लिए एमएचसी इज रेस्पॉन्सिबल। एनीवे, ठीक, दिमाग से निकल गया। एमएचसी मॉड्यूल में है, इसमें नहीं, मॉड्यूल में तो है ही, एचएलए भी लिखा हुआ है। आप लोग मॉड्यूल मिल गया आप लोगों को? हर किसी को? तुझे नहीं मिला क्यों? कल के नीचे निकालो, নিচের আঙ্কেল চলে গেছিল ব্রেক টাইমে নিয়ে নিবি। আজকে তো নিচের আঙ্কেল এখনো নেই, নিচের আঙ্কেলের সাথে আমার একটু ওই কথা হয়েছে, তো আসতে দেরি হবে আজকে। দেখ 3:40 অব্দি আসে কিনা, আমাকে বলবি তো। না পেলে আমাকে বলবি। आप लोगों का एग्जाम में जो है वो कनेक्टिव टिश्यू तक है। वो कनेक्टिव टिश्यू में मतलब बोन्स कार्टिलेजेस नहीं है, लेकिन नॉर्मल जो कनेक्टिव टिश्यू है उतना तक है, मतलब डेंस कनेक्टिव टिश्यू तक है, समझे ना। तो आज ही वो सिलेबस एग्जाम का 25 तारीख का एग्जाम का सिलेबस आज ही खत्म हो जाएगा, लेकिन वी विल कंटिन्यू विद द डिस्कशन। क्या याद दिलाना है मुझे? ओ, याद नहीं दिलाया आप लोगों ने, हिस्टामिन वाला याद नहीं दिलाया। देखो, हाँ ठीक है, अभी बता देते हैं।
मैंने कल बोला था ना, তুই ভুলে গেছিলিস? পড়াশোনা সেটা সবই হচ্ছে তোর। তুই কাকুর কাছিতে বাড়ি তো? হ্যাঁ, আমাদের মোহিত স্যার কাকুর কাছিতে থাকে, আমি খবর দেবো, বাবা মার সাথে কি কথা বলে আসবে। वो मैंने बताया था याद दिलाने के लिए कि हिस्टामिन कल बताया था ना आपको, हिस्टामिन विच इज अ वैसोडाइलेटर, बताया था कल। ये जो वैसोडाइलेटर है मतलब इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डायलेटेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स। तो ये हिस्टामिन कहां से आता है? इट्स एन एमाइनो एसिड डेरिवेटिव, इट इज एन एमाइनो एसिड डेरिवेटिव। तो ये कौन सा एमाइनो एसिड डेरिवेटिव है? हिस्टिडिन। हिस्टिडिन इज द बेसिक अमाइनो एसिड, है ना? हिस्टिडिन इज द बेसिक अमाइनो एसिड। और ये हिस्टिडिन इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम जिसका नाम है हिस्टिडिन डीकार्बोक्सिलेज। हिस्टिडिन डीकार्बोक्सिलेज गिव्स यू हिस्टामिन, हिस्टामिन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो मजे का बात देखिए, ये जो हिस्टिडिन है, दिस पर्टिकुलर एंजाइम, कौन सा नेचर ऑफ एंजाइम है? देखिए, हिस्टिडिन जो है, हिस्टिडिन का जो स्ट्रक्चर है माय डियर, वो स्ट्रक्चर में एक पिक्यूलियर रिंग प्रेजेंट है। जिस रिंग को हम लोग कहते हैं, देयर इज अ रिंग दैट इज प्रेजेंट, इसको कहते हैं इमिडाजोल। अभी ये रिंग डेफिनेटली हिस्टिडिन में ये रिंग पढ़ना पड़ेगा, मतलब एटलीस्ट नाम को पता होना चाहिए आपको, क्योंकि आपको ये पता है कि जो स्टूडेंट्स बायोटेक्नोलॉजी लेके 11-12 पढ़ रहा है, वो स्टूडेंट्स भी नीट दे सकता है। 2024 में भी दिया है, 2025 में भी देगा। और बायोटेक्नोलॉजी का एक एनसीईआरटी है, आई मीन टू से बायोटेक्नोलॉजी का ही एनसीईआरटी बुक है, समझे ना? उसका 2 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 ऑल्दो इट इज बायोटेक्नोलॉजी, लेकिन वॉल्यूम 1 में बायोटेक्नोलॉजी का एक शब्द भी नहीं है। दैट इज टोटली डिस्कसिंग ऑन ये क्या कहते हैं, जनरल बायोलॉजी। और उसमें बायोमोलिक्यूल एक चैप्टर है, और उसमें हर एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं, आई कैन शो यू दैट एज वेल, तो मेरे पास है वो किताब। तो मैं वॉल्यूम 2 में केवल बायोटेक्नोलॉजी का डिस्कशन है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन कुछ पॉइंट्स आपको जरूर ध्यान रहना चाहिए, आपको ध्यान रहना चाहिए। उसमें से हिस्टिडिन जो अमाइनो एसिड है, विच इज कॉल्ड अ बेसिक अमाइनो एसिड, इस हिस्टिडिन अमाइनो एसिड में एक रिंग होता है दैट इज कॉल्ड इमिडाजोल। और इसमें अपार्ट फ्रॉम दैट इट हैज 2 डबल बॉन्ड्स। हिस्टिडिन में 2 डबल बॉन्ड्स है, समझ में आया? अब हिस्टामिन जो स्ट्रक्चर है, हिस्टामिन स्ट्रक्चर के अंदर द रिंग प्रेजेंट इज इमिडाजोल, द रिंग दैट इज प्रेजेंट इज इमिडाजोल, समझे? और कार्बन डाइऑक्साइड में आपको पता ही है लीनियर मॉलिक्यूल, तो 2 डबल बॉन्ड्स है, समझ में आया? मतलब देखिए, डबल बॉन्ड भी इंटैक्ट है, ऐसा नहीं है कि डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड बन गया, और रिंग भी इंटैक्ट है, समझ में आया? देयरफॉर ये जो एंजाइम है, ये एक मॉलिक्यूल को ब्रेक कर रहा है विदाउट यूजिंग वाटर, एंड द प्रोडक्ट इज लिविंग डबल बॉन्ड्स एंड रिंग। एनसीईआरटी 158 खोलिए, वॉल्यूम 1, एनसीईआरटी 158 खोलिए, वॉल्यूम 1। वहां पे आपको मिलेगा, देखो लास्ट में देखो लाइएज लिखा हुआ है, और लाइएज में लिखा है विदाउट यूजिंग वाटर इट कैन ब्रेक, है ना? लिविंग डबल बॉन्ड्स लिखा है, तो लिविंग डबल बॉन्ड्स का मतलब, अच्छा लिविंग डबल बॉन्ड लिखा है, उसके साथ एक चीज और लिख दीजिए, एंड रिंग। लिविंग डबल बॉन्ड्स एंड रिंग, एंड रिंग। तो इसमें देखिए, ये रिंग भी इंटैक्ट है, डबल बॉन्ड भी इंटैक्ट है, पानी भी यूज नहीं कर रहा है। सो हिस्टिडिन डीकार्बोक्सिलेज इज एन एग्जांपल ऑफ लाइएज। तो आपके सिलेबस का डिस्कशन है, इसीलिए मैंने आपको याद दिलाया था, मैंने आपको बोला था कि भाई इसको जरूर मुझे याद दिलाना, इसीलिए हिस्टिडिन का डिस्कशन मैंने करने के लिए बोला था, ठीक है? तो हिस्टिडिन जो अमाइनो एसिड है, दिस हिस्टिडिन अमाइनो हिस्टिडिन जो अमाइनो एसिड है, दैट कन्वर्ट्स इनटू हिस्टामिन इन प्रेजेंस ऑफ हिस्टिडिन डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम। इसमें कोई पानी की जरूरत नहीं होता है, सो इट कैन ब्रेक एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विदाउट यूजिंग वाटर, लिविंग डबल बॉन्ड्स एंड रिंग। समझ में आ गया?
चलो अच्छी बात है, ये इसीलिए मैंने आपको याद दिलाने के लिए कहा था। इसका फोटो खींच के अलग से डाल दे तो ग्रुप में, इसका फोटो लेके अलग से ग्रुप में डाल दे। अच्छा, इसका डेफिनेशन भी लिख देते हैं, क्यों ये लाइज है। अगर ये एजर्शन है, इसका रीजन क्या होगा? लाइज इज एन एंजाइम which can break a molecule without a compound without using water, leaving NCERT का लाइन, leaving double bonds, NCERT का लाइन, और मैंने ऐड करा and ring। अब लिख लो, ये फोटो ले लो बेटा, इस फोटो को पोस्ट कर दे ग्रुप में। ठीक है, अब इसके बाद लेट्स कम टू द डिस्कशन ऑन लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। चलो लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करते हैं। सो लूज कनेक्टिव टिश्यू, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में बेसिकली दो आता है। व्हाई इट इज लूज? मैट्रिक्स इज मोर, फाइबर्स आर लेस, इसीलिए लूज। नहीं तो लूज क्यों होगा? अगर मैट्रिक्स ज्यादा है तभी जाके वो लूज होगा। और इसका दो एग्जांपल में आता है। नंबर वन, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एंड नंबर टू एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। एनसीईआरटी में जो एडिपोज टिश्यू का पिक्चर है दैट इज यूनिलॉक्यूलर, सिंगल फ्लैट ग्लोब्यूल है। एनसीईआरटी का जो फोटो है ना, देखो सिंगल फ्लैट ग्लोब्यूल है उसके अंदर, मल्टीलॉक्यूलर नहीं है वो। तो 103 ऊपर, एकदम ऊपर राइट साइड, यूनिलॉक्यूलर एडिपोसाइट्स है ना। अब जरा देखिए एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करें। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ, इसका कंपोजिशन, इसका कंपोजिशन एनसीईआरटी का क्वेश्चन, हमेशा यह क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर वन, मैक्रोफेज, नंबर टू, फाइब्रोब्लास्ट्स, नंबर थ्री, मास्ट सेल्स, नंबर फोर, कोलाजन फाइबर्स, है ना। ये चार चीजें प्रेजेंट है इसमें। तो मैक्रोफेज, फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल्स एंड कोलाजन फाइबर्स। फाइब्रोब्लास्ट क्यों है? फाइब्रोब्लास्ट इज प्रेजेंट। ये अगर एजर्शन है, ये अगर एजर्शन है, इसका रीजन क्या होगा? बिकॉज फाइब्रोब्लास्ट हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ मैट्रिक्स, पढ़ाया था मैंने। फाइब्रोब्लास्ट हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ मैट्रिक्स, है ना। तो मैट्रिक्स सिंथेसिस में फाइब्रोब्लास्ट का हेल्प है। फाइब्रोब्लास्ट से ऑस्टियोब्लास्ट भी बनता है, कॉन्ड्रोब्लास्ट भी बनता है। सो इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ मैट्रिक्स। मास्ट सेल्स का फंक्शन आपको पता है, helps in the synthesis of inflammatory chemicals, synthesis of inflammatory chemicals जैसे histamine, serotonin, inflammatory chemicals, है ना। And collagen fibers, this is the most abundant animal protein of the body, animal protein in the animal body, most abundant protein in the animal body, ये तो है ही। इसके साथ साथ मास्ट सेल्स में कोलेजन फाइबर, और एक पॉइंट है इंटरसेल्यूलर ग्राउंड सब्सटेंस, ये भी एनसीईआरटी का लाइन है। इंटरसेल्यूलर ग्राउंड सब्सटेंस, पता है ना ये लाइन, पेज नंबर 147 चार्ट। इंटरसेल्यूलर ग्राउंड सब्सटेंस है ना, तो वो चार्ट में लिखा हुआ है इंटरसेल्यूलर ग्राउंड सब्सटेंस, कोलाजन का डिस्कशन है ना। और इंटरसेल्यूलर ग्राउंड सब्सटेंस है इसीलिए इसको हम लोग, अच्छा अगर कोलाजन को इंटरसेल्यूलर ग्राउंड सब्सटेंस क्यों कहता है, एजर्शन, इसका रीजन क्या होगा? इट इज द मोस्ट अबंडेंट बाइंडिंग प्रोटीन ऑफ द बॉडी। इट बाइंड्स मसल्स टू मसल्स, मसल्स टू बोन्स, बोन्स टू blood vessels to blood vessels, muscles to blood vessels, nerves to nerves, muscle to nerves, etc. So intermediate structures जो भी है सब कोलाजन है. So इसका reason होगा most abundant binding protein of the body. It is the most abundant binding protein of the body. Most abundant binding protein of the body binds muscles to muscles, है ना, muscle to nerve, nerve to nerve, muscle to blood vessel to blood vessel, etc. है ना. तो ये बाइंड करने में हेल्प करते हैं, इसीलिए इसको कहा गया है
इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस। तो ग्राउंड सब्सटेंस मतलब क्या? सपोज एक ब्लड वेसल दूसरे ब्लड वेसल के बीच का जो ग्राउंड सब्सटेंस है दैट इज कोलाजन, है ना, तो उसी से बाइंड करेगा। गॉट इट? सो कोलाजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनीवे मैक्रोफेज तो आपको पता ही है, फेगोसाइटिक सेल। तो फेगोसाइटिक सेल तो आपको समझ में आ गया। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू सो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू आपको समझ में आ गया। एडिपोज ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस करा, मोनोलॉक्यूलर पिछले डिस्कशन में ही हम लोगों ने कर लिया था एडिपोज। तो एडिपोसाइट्स एंड एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू दोनों क्लोज हो गया। सो लूज कनेक्टिव टिश्यू में दो है, दो डन। अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करेंगे। सो इफ वी टॉक ऑफ द डेंस कनेक्टिव टिश्यू, सो डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में क्या कहा जा रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, जरा पढ़िए। इसको डेंस क्यों कहते हैं? सबसे पहली बात तो यह है फाइबर्स आर मोर देन मैट्रिक्स। तो डेंस इसको क्यों कहते हैं? अगर ये एजर्शन है बेटा, इसका रीजन क्या होगा? फाइबर्स आर मोर देन मैट्रिक्स। तो फाइबर्स आर मोर देन मैट्रिक्स, दैट इज द रीजन फॉर इट बीइंग डेंस। ये डेंस होने का रीजन यही है, बिकॉज द फाइबर्स आर मोर देन मैट्रिक्स, है ना। अब जरा पढ़िए डेंस। फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट, ये भी रीजन हो सकता है। और एनसीईआरटी का लाइन, फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। कॉम्पैक्टली पैक्ड, ये भी एक रीजन है। हाँ बोलो। अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू का दो टाइप्स। सो बेस्ड ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स, बेस्ड ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स, ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू का दो टाइप्स है। क्या टाइप है? नंबर वन, डेंस रेगुलर एंड डेंस इररेगुलर, है ना। डेंस रेगुलर एंड डेंस इररेगुलर, बोलो। तो पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स, तो पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर्स मान के चलिए ऐसा है, दीज आर द पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स, ठीक है। तो इसके बीच में कोलाजन फाइबर, कोलाजन आर प्रेजेंट है। तो फिर से पढ़ो। तो between many parallel bundles of fibers, collagen fibers are present in rows. This is the presence of the collagen fiber. So this is collagen fiber, this is collagen fibers, and these are fibroblasts. Actually these are fibroblasts. तो fibers, normal fibers कहा गया है। तो regular में क्या है? There are parallel bundles of fibers and collagen fibers are present in rows between these bundles. तो regular क्यों है? It is called a regular. Why? Assertion अगर है, इसका रीजन है, तो कोलाजन फाइबर्स, कोलाजन इज प्रेजेंट इन रोज बिटवीन द पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स। यही लाइन कॉपी पेस्ट होगा। अगर इससे असर्शन रीजनिंग आया तो यही लाइन कॉपी पेस्ट होगा माय डियर, है ना। इसका दो एग्जांपल होता है, टेंडॉन्स एंड लिगामेंट्स। इसका दो एग्जांपल होता है बेटा, इसके दो एग्जांपल होते हैं, टेंडॉन एंड लिगामेंट। तो टेंडॉन्स का काम क्या है और लिगामेंट्स का काम क्या है? टेंडॉन्स आर कनेक्टिंग द स्केलेटल मसल्स टू द बोन्स। टेंडॉन्स आर कनेक्टिंग द मसल टू द बोन्स। तो बोन्स के साथ जो मसल है वो तो स्केलेटल मसल ही होगा, बिकॉज बोन्स का और एक नाम स्केलेटन है ना। तो टेंडॉन्स का काम है कनेक्ट्स द स्केलेटल मसल्स टू द बोन्स, है ना। दिस इज टेंडन। और लिगामेंट कनेक्ट बोन टू बोन, है ना। तो कनेक्ट्स बोन टू बोन। तो टेंडॉन्स कनेक्ट स्केलेटल मसल्स टू बोन एंड लिगामेंट्स कनेक्ट बोन टू बोन, है ना। तो दिस इज टेंडन एंड लिगामेंट। तो इसका डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। तो ये हो गया आपका। और इरेगुलर में क्या है, पढ़ो एक बार। Oriented, different or haphazard orientation of the fibroblast and collagen. So haphazard orientation of fibroblasts and collagen. समझे? इसका एग्जांपल है, लिखा है स्किन, देखो। So present in skin.
আছে তো পরে। তো this tissue is present in the skin. এখানে আমরা নতুন কোনো বাইরের জিনিস পড়বো না। We will not study anything beyond NCERT right here in the dense connective tissue and in loose connective tissue. समझ में आया? तो जो भी पढ़ना था NCERT को लेके ही हम लोग पढ़ेंगे और इसी से क्वेश्चन फ्रेम होता है। समझ में आया? तो इतना तक आपका 25 तारीख का एग्जाम का सिलेबस है, इतना तक। तो ये तो इजी है, हर किसी के लिए ये दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जरा इसको देख लीजिए, इसका फोटो खींच के डाल दीजिए। तो हमने डिस्कस करा लूज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, है ना? एडिपोज ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, मोनोलॉक्यूलर मल्टीलॉक्यूलर वाला। और डेंस कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू पे रेगुलर इरेगुलर, रेगुलर क्यों है, इरेगुलर क्यों है, ये एग्जाम का क्वेश्चन और ये असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। और उधर आ गया आपका डेंस लूज, आई एम सॉरी irregular dense, उसमें आपका haphazard arrangement of fibroblast and collagen fibers and ultimately present in the skin. एग्जाम का क्वेश्चन enough, ठीक है? चल इसको उठा के दे दे ग्रुप में, फिर हम लोग प्रोसीड करेंगे विद द डिस्कशन ऑन बोन्स एंड कार्टिलेजेस। एक बेनिफिट क्या है, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो ये, तो उतना मतलब सर पटकना नहीं पड़ता। किसी बैच में लोग बिना पढ़ाई किए सोता कैसा है, मुझे समझ में नहीं आता। हाउ कैन दे स्लीप? नींद भी आता है स्टूडेंट्स का बगैर पढ़े हुए। तुझे आता है? अच्छी बात है, मतलब कभी पढ़ता नहीं है तू, इसका मतलब तो ये हो गया नींद ही नहीं आता, इंसोम्निया है। हाँ, ज्यादा पढ़ाई नहीं करता। चलो अच्छी बात। नहीं, नींद नहीं आता क्यों? इंसोम्निया है तुझे, तो मोबाइल देखता है रात को, फिर भी क्या मुश्किल है। तुझे नींद आती है? कोई नीट के एक दिन पहले भी ग्रोसरी स्मार्ट बाजार जाएगी। हाँ, তোমার খাওয়া শেষ হয়ে গেছে তো মা যাবে, তুমি যাচ্ছ কেন? ও चलो यस करते हैं পড়াশোনা সে তো বটেই, वो तो समझ में आ रहा है मुझे। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग कार्टिलेज एंड बोन्स, है ना? तो सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, जिसको ऑल्सो सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, जिसको स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू भी कहता है। ठंडा लग रही, खूब ठंडा लग जाए, একটু টেম্পারেচারটা 2 डिग्री बढ़ी दिला, 2 डिग्री ह्यूज। तुम जैकेट क्यों नहीं लाती? नहीं जैकेट लाओ, मेरे क्लास में जैकेट कंबल सब लाओ, कोई दिक्कत नहीं। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, दिस इज आल्सो कॉल्ड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। एनसीईआरटी समरी, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब जरा देखिए, इस सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू में दो है, वन इज बोन, द अदर इज कार्टिलेज। अच्छी बात है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि तो कार्टिलेज पहले पढ़ते हैं हम लोग। अब जरा देखिए, कार्टिलेज और बोन का एक डिफरेंशिएशन हम लोग कर लेते हैं छोटा सा। देखिए, एनसीईआरटी का जो पैराग्राफ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है 104 का। उसमें देखिए कार्टिलेज में क्या लिखा है, कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है दैट इज सॉलिड
and pliable. Solid and pliable. Pliable माने ऐसे ऐसे मरोड़ सकते हो उसको, ऐसे कान को लेके ऐसे 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 कर सकते हो ना, तो मरोड़ सकते हो आप, है ना. सो यही है, ऐसे ऐसे कर सकते हो ना, मरोड़ सकते हो. सो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स इज सॉलिड एंड प्लायबल. अब ये सॉलिड जो है इसमें गड़बड़ होता है. इन और बोन्स में है हार्ड एंड नॉन प्लायबल. देख, बोन्स में मैट्रिक्स जो है दैट इज हार्ड एंड नॉन प्लायबल. हार्ड एंड नॉन प्लायबल. तो प्लायबिलिटी ज्यादा है. प्लायबल माने की रेसिस्ट कंप्रेशन. देयरफॉर एनसीईआरटी में लिखा है, देख, देयरफॉर रेसिस्ट कंप्रेशन, रेसिस्ट कंप्रेशन. लेकिन बोन्स विल क्रश ऑन बीइंग कंप्रेस्ड. कैनॉट रेसिस्ट कंप्रेशन, कैनॉट रेसिस्ट कंप्रेशन. सो इट कैनॉट रेसिस्ट कंप्रेशन. तो कंप्रेशन को भी रेसिस्ट नहीं कर सकता, वो क्रश हो जाएगा. सो इट विल गेट क्रश्ड, इट विल बी क्रश्ड. ये कंप्रेस करने जाओगे तो बोन्स विल बी क्रश्ड, बट कार्टिलेज विल बी अनअल्टर्ड. कुछ भी नहीं होगा उसका. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. अच्छा हाँ, इसमें जो गलती होता है बेटा, वो होता है द वर्ड सॉलिड एंड द वर्ड हार्ड. इसमें गलती होता है, हमेशा होता है. सॉलिड एंड हार्ड. सॉलिड इज कार्टिलेज, हार्ड इज बोन. याद रखना है इसको, है ना. फिर कार्टिलेज जरा पढ़िए. কি মারবো চড় গেলে একটা, ভালো করে পড়. কন্ট্রাসাইটস বলে কোনো কথা ইংরেজি ডিকশনারিতে আছে? কন্ড্রোসাইটস, তাই বলো, আমি তো কন্ট্রাসাইটস শুনছি. কন্ড্রোসাইটস, হ্যাঁ বলো. The chondrocytes are enclosed within small cavities. तो chondrocytes, इसके अंदर ये जो सेल है बेटा, इसके अंदर कैविटी है जिसके अंदर chondrocytes है. So if these are the chondrocytes, my dear, if these are the chondrocytes, this is the cavity, है ना. So this is the cavity and the cells of the particular tissue, that is chondrocyte. The mature cells are called chondrocytes, immature are called chondroblasts. तो इसी में कार्टिलेज में immature cells they are called chondroblasts. ये तो आपको पता ही है, जो कि फाइब्रोब्लास्ट से बनता है, याद है ना, पढ़ाया था हमने. फाइब्रोब्लास्ट से बनता है और chondroblasts mature into chondrocytes, mature into chondrocytes, है ना. और these are the young cells or the mature cells. तो the young cells. and on the other hand cartilage का और एक सेल्स है जिसका नाम है chondroclasts. Chondroclasts. तो chondroclasts, these are phagocytic cells, macrophages or the phagocytic cells, है ना. तो chondrocytes पढ़ो पढ़ो पढ़ो. এই শেষ হয়নি, ওই লাইনটা পড় আবার. তাহলে এই যে এর চারিদিকে কি আছে, ম্যাট্রিক্স. সো দ্য ক্যাভিটি ইজ প্রেজেন্ট ইন দ্য ম্যাট্রিক্স. দিস ইজ দ্য ম্যাট্রিক্স. সো ইট মিন্স দ্যাট দ্য ক্যাভিটিজ আর প্রেজেন্ট ইনসাইড দ্য ম্যাট্রিক্স and matrix is secreted by the chondrocytes. So matrix kahan se secrete hoga? Matrix is secreted by the chondrocytes. So matrix is secreted by the chondrocytes. So ye jo fibroblast hum log bolte hain ki fibroblast produce matrix, kaise banayega? For cartilage fibroblast se pehle chondroblast banega, chondroblast se chondrocyte banega, chondrocytes will help in the synthesis of matrix. इसीलिए हम लोग कहते हैं कि फाइब्रोब्लास्ट मैट्रिक्स सीक्रेट करते हैं. गॉट इट. तो फाइब्रोब्लास्ट का फंक्शन में हम लोग जब बोलते हैं बेटा ये मैट्रिक्स सीक्रेट कर रहा है, तो मैट्रिक्स कहां से सीक्रेट करेगा? फॉर कार्टिलेज फाइब्रोब्लास्ट बनेगा कॉन्ड्रोब्लास्ट, यानी ब्लास्टिक एक्टिविटी. कॉन्ड्रोब्लास्ट बनेगा कॉन्ड्रोसाइट्स, कॉन्ड्रोसाइट से मैट्रिक्स. ऑन द अदर हैंड अगर ऑस्टियोब्लास्ट के बारे में बात करते हो तो फाइब्रोब्लास्ट टू ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट टू ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोसाइट्स टू मैट्रिक्स. समझ में आया? तो इसी तरह से हम लोग कहते हैं कि फाइब्रोब्लास्ट आर रिस्पांसिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ मैट्रिक्स. क्लियर? Chondrocytes are the young cells or the mature cells. Young cells नहीं, sorry, mature cells. Mature cells है ना, young cells तो chondroblasts. ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? चलो नेक्स्ट. तो मैंने cartilages can convert into bones.
cartilages can convert into bones, है ना? And then cartilages का और एक point, their growth is unidirectional. Growth is unidirectional. And another point, they are not supplied by blood vessels and nerves. So not supplied by blood vessels and nerves. So not supplied by blood vessels and nerves. On the other hand, अगर bones के बारे में हम लोग बात करें, जरा पढ़िए. Ground substance मतलब matrix. तो इसका जो बोन का जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ determined by the presence of calcium ions, phosphate, magnesium ions, collagen fibers, बहुत सारे चीजें हैं बेटा, collagen fibers, osseous tissue, ossin protein. Ossin is the protein. Osseous tissue माने bone tissue, है ना? And bone tissue is called the hardest tissue of the body. Osseous tissue is the hardest tissue of the body. Hardest tissue of the body. Hardest substance of the body is enamel. लेकिन hardest tissue of the body is osseous tissue, bone tissue. पढ़ो. Lacunae. So osteocytes or the bone cells are present in spaces. So ये एग्जाम का क्वेश्चन है, अगर ये बोन सेल है बेटा, इसके अंदर स्पेस है जिसके अंदर osteocytes are present, the spaces are called lacunae. The space is called lacunae containing osteocytes. ठीक है? आरेकटा कथा होच्छे, ये जो कोलाजन फाइबर्स होते हैं बोन्स में, these collagen fibers are arranged in bundles in the bones, and these bundles of collagen fibers are called, these bundles of collagen fibers are called Sharpes fibers. Sharpes fibers, है ना? एंड इसमें देखिए बोन्स का भी ऑस्टियोसाइट्स सिक्रीट माने प्लस, है ना? मैट्रिक्स. ऑस्टियोसाइट्स सिक्रीट मैट्रिक्स. कार्टिलेज कैन कन्वर्ट इनटू बोन्स, बट bones cannot convert into cartilages. Cartilages can form bones, but bones cannot form cartilage. Next, growth is bidirectional. Growth of bones is bidirectional. मतलब centrifugal as well as centripetal দুদিকেই গ্রোথ হয়. এটা যেরকম কেবল সেন্ট্রিপিটাল, ওটা সেন্ট্রিফিউগাল as well as centripetal. বুঝতে পেরেছো? এই পয়েন্টটা এনসিইআরটি তে নেই. And they are supplied with blood vessels and nerves. Bones are supplied with blood vessels and nerves within the Haversian canal. इसके बारे में चर्चा करेंगे, डोंट वरी. ये तो जनरलाइज लिखा मैंने, इसको इंडिविजुअली भी बात करेंगे, है ना? विद इन दी हेवर्शियन कैनाल्स, है ना? तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि हेवर्शियन कैनाल मॉड्यूल का एक क्वेश्चन है. द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमेलियन बोन इज द प्रेजेंस ऑफ हेवर्शियन कैनाल. ये मॉड्यूल का भी क्वेश्चन है. तो इस पे एक चीज, द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ mammalian bone
is the presence of Haversian canal. The most characteristic feature of mammalian bone is the presence of Haversian canal. It has to be present. लिखा हुआ है feature of mammalian bone is the presence of Haversian canal. एकदम मॉड्यूल का एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में आता है बेटा. So this is the comparative study between bones and cartilages. अब हम cartilages के types के बारे में चर्चा करेंगे. Am I clear? I will discuss about the types of cartilages. ठीक? ठीक है? तो lacunae is present in bone. ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा. Lacunae कहां रहता है? That is present in bones. Am I clear? Next we will discuss about the different types of cartilages. Discuss करें बेटा, है ना? अरिश डिस्कस करें. अरिश का नाम अच्छा है, अरिश. हाँ, द नेम इज वेरी ब्यूटीफुल. मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ये नाम. अरिश एकदम यूनिक नाम है. तेरा नाम क्या है? भाग्यश्री. तो नाम जानो की तितली मने আছে আমার. হ্যাঁ, তোর নাম কি? उम्मेहा. उम्मेहनी. नाम ही उम्मेहनी है. हाँ, लेकिन स्पेलिंग जब आ रहा था उम्मे अलग आ रहा था. वो अलग ही है. उम्मे का मतलब क्या है? होली मोमेंट. गुड. ये मीनिंग मुझे पता नहीं था. अरिश भी पता नहीं, उम्मे भी पता नहीं. चलो सीख लिया. तो नाम जानो कि भाग्यश्री. हाँ, ठीक है ना जी. वो तो मार्जरीन डाकबे रे स्कूले. हैं? स्प्रेड इट मार्जरीन. चलो अच्छी बात है. गुड. हाँ, शुरू करें. तो कार्टिलेज का जनरल डिस्कशन करें. कार्टिलेज का लोकेशन हम लोग पढ़ेंगे माय डियर स्टूडेंट. ध्यान दीजिएगा. मतलब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस. तो कार्टिलेजेस का जो डिस्कशन है बेटा, इसमें कार्टिलेजेस टाइप्स देखिए माय डियर स्टूडेंट्स कितने टाइप्स होते हैं. नंबर 1 हायालिन कार्टिलेज, द मोस्ट अबंडेंट वन, हायालिन. Number 2 elastic cartilage. Number 3 white fibrocartilage. Number 4 calcified cartilage. है ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर. सबसे पहले आता है हायालिन कार्टिलेज. तो हायालिन कार्टिलेज इट इज द मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज. The most abundant cartilage. The most abundant cartilage is hyaline. इसका जो matrix है, that is translucent, glass-like. So इसका जो matrix है, matrix is translucent, glass-like, and bluish in color. And bluish in color, है ना? So the matrix is translucent or glass-like and is bluish in color, है ना? So the most abundant cartilage. Next, hyaline cartilage के लिए important है कि इसका लोकेशन कहां है. Let's see. इसका present in. It is present in number 1 C-shaped cartilaginous rings. C-shaped rings in trachea, है ना? ये पहला पॉइंट. नंबर 2 nasal septum. Nasal septum. अच्छा, एक्टाजिनिस दिखाई. दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट. देखिए बेटा, दिस इज द स्टर्नम. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. अब देखिए स्टर्नम, दिस इज द क्लेविकल. एक तरफ दिखा रहे हैं. अब देखो यहां से शुरू होता है रिब्स. बाद में दिखेगा. मैं खड़ा होता हूं तो दिखेगा कैसे बेटा? रुक जा, सब दिख जाएगा.
हाँ, दिखा तुझे? हाँ, सो नाउ इफ दिस इज द स्टर्नम, सो इसको हम लोग कहते हैं प्रोस्टर्नम, और we can call it the manubrium. This one is called the mesosternum. This one is called the metasternum, preferably called the xiphoid. Preferably called the xiphoid. And this is a notch that is present. इस notch को हम लोग कहते हैं jugular notch. Jugular notch. ये जो है jugular notch, ये notch है ना, है तेरा? हाँ, तो this jugular notch, समझे ना? तो ये जो स्टर्नम है, ये जो स्टर्नम है बेटा, इस स्टर्नम के साथ क्या है? दीज आर द रिब्स. और देखिए आप लोग 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये सातों रिब्स, जितने भी रिब्स होते हैं, 12 रिब्स होते हैं, ऑल द 12 रिब्स आर प्रेजेंट डॉर्सली विद द थोरासिक वर्टिब्रा, है ना? जुड़ता है किसके साथ? थोरासिक वर्टिब्रा के साथ. और वेंट्रली दे आर एसोसिएटेड विद द स्टर्नम. सो द फर्स्ट 7 पेयर्स ऑफ रिब्स आर कॉल्ड द ट्रू रिब्स. तो फर्स्ट 7 पेयर्स ऑफ रिब्स जो है, फर्स्ट 7 पेयर्स ऑफ रिब्स, इसको हम लोग कहते हैं ट्रू रिब्स. The first 7 pairs of ribs are called the true ribs. তাই তো? তাহলে এটা যদি true ribs হয়, তাহলে from the first 7 pairs of ribs, 7th rib থেকে, है ना? और ये जो रिब्स जब स्टर्नम के साथ जुड़ता है बेटा, उस पोजीशन पे देयर इज अ कार्टिलेज, है ना? रिब्स आर कॉल्ड कॉस्टो. सो दीज आर कॉस्टोस्टर्नल जॉइंट. सो एट द जंक्शन ऑफ द कॉस्टो माने रिब्स एंड द स्टर्नम, देयर इज कार्टिलेज, एंड दिस कार्टिलेज इज आल्सो हाइलाइन, इसीलिए ब्लू कलर का बनाया मैंने, है ना? और ये भी जो कार्टिलेज है, द कार्टिलेजेस दैट कम फ्रॉम द 7th rib onwards, this is also bluish, that means this is also hyaline, है ना? पेज नंबर 310, 310. और इससे देखो ध्यान से, इससे आता है 8th, 9th, 10th. So 8th, 9th and 10th pairs of ribs, they are 8th, 9th and 10th, they are associated with the cartilage which are hanging down from the 7th rib. Am I clear? And these cartilages are also called hyaline cartilage. And अगर आप 11th and 12th पेयर्स को देखोगे, 11th हो गया या 12th हो गया, 11th हो गया या तो 12th हो गया, these are called floating ribs. These are called the floating ribs. तो ये जो है, this cartilage is hyaline, this cartilage is hyaline, this cartilage is hyaline, है ना? देखिए, है ना? तो हाइलिन का प्रेजेंस मैंने बताया, पिक्चर नहीं करने से प्रेजेंस बता नहीं सकते आपको, आपके लिए दिक्कत होता समझना. तो और देखो ये एनसीईआरटी में लिखा है, दिस इज कॉल्ड वर्टिब्रोकॉन्ड्रल जॉइंट. देख लिखा है 310, नीचे से 10 लाइन ऊपर, 310, हाँ, नीचे से 10 लाइन ऊपर, मिल गया? हाँ, हाइलिन कार्टिलेज वर्टिब्रोकॉन्ड्रल जॉइंट. सो दिस जॉइंट इज कॉल्ड वर्टिब्रोकॉन्ड्रल जॉइंट. ये तो लिखा है एनसीईआरटी में. कॉन्ड्रो माने कार्टिलेज, तो वर्टिब्रोकॉन्ड्रल जॉइंट, तो इट अटैचेस. देखो ये जो रिब था, 8th, 9th and 10th पेयर्स, है ना? ये एक तरफ थोरासिक वर्टिब्रा, एक तरफ हाइलिन कार्टिलेज, सो वर्टिब्रोकॉन्ड्रल जॉइंट, है ना? नेजल सेप्टम हो गया. नंबर 3 वर्टिब्रोकॉन्ड्रल जॉइंट, माने नंबर बना लिखे आगे, ठीक है, आना ठीक है. कार्टिलेज फ्रॉम द cartilage from the 7th rib, 7th pairs of ribs, है ना? এটা হয়ে গেল. Next, between sternum and the ribs,
between sternocondral joint, chondral না কি বলে রিবসটাকে, sternocostal joint, between sternum and ribs. The joint is called sternocostal joint. बहुत सारे हैं, जैसे कि hyaline cartilage, cartilage of the larynx, thyroid, cricoid, arytenoid, तीनटेই হচ্ছে hyaline. Laryngeal cartilage, कौन कौन सा cartilage? Thyroid, cricoid, arytenoid, laryngeal cartilage. समझे ना, बहुत सारे एग्जांपल दिए आपको, ये सब एग्जांपल्स है हाइलिन कार्टिलेज का, हर एक एग्जांपल. कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए इलास्टिक कार्टिलेज. इलास्टिक कार्टिलेज जो है, दिस इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल कार्टिलेज. मोस्ट फ्लेक्सिबल कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज. फ्लेक्सिबल क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैट्रिक्स इज फ्लेक्सिबल. क्यों है? बिकॉज मैट्रिक्स इज फ्लेक्सिबल, है ना. ये अगर एजर्शन है, इसका रीजन तो ये होगा कि मैट्रिक्स इज फ्लेक्सिबल. और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली इलास्टिक कार्टिलेजेस इज मेड अप ऑफ इलास्टिन प्रोटीन, सो दे आर येलो इन कलर, है ना. तो मेड अप ऑफ इलास्टिन प्रोटीन, मेड अप ऑफ इलास्टिन प्रोटीन, therefore yellow colored. और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि इलास्टिन प्रोटीन और कोलाजन प्रोटीन का डिफरेंस क्या है. कोलाजन प्रोटीन इज व्हाइट कलर्ड, क्योंकि इसके बगल में देखो व्हाइट फाइब्रो लिखा हुआ है, मेड अप ऑफ कोलाजन प्रोटीन. और कोलाजन है इसीलिए व्हाइट, तो इलास्टिन है इसीलिए येलो. तो येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं हम लोग, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, है ना. हम लोग इसको व्हाइट फाइब्रस भी कह सकते हैं, येलो फाइब्रस भी कह सकते हैं, बिकॉज इलास्टिक is also a fiber, elastin is a fiber, collagen is also a fiber. Am I clear? तो हम लोग इसको इलास्टिन, येलो इलास्टिक भी बोल सकते हैं, व्हाइट फाइब्रो भी बोल सकते हैं. Got it? अब जरा देखिए, हालांकि पहले इसको कर लेते हैं. तो this is present in tip of nose, epiglottis, pinna, etc. इलास्टिक, है ना. আরেকটা কথা জানবে, ইলাস্টিন প্রোটিন का यूनिकनेस है. देखो इलास्टिन प्रोटीन और कोलाजन प्रोटीन. तो कोलाजन प्रोटीन, इलास्टिन प्रोटीन येलो कलर्ड, कोलाजन प्रोटीन व्हाइट कलर्ड. ये तो मैंने बताया था. इलास्टिन प्रोटीन जो है, इसका स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है. इलास्टिन प्रोटीन, इफ यू boil elastin protein, it remains unchanged. So remains unchanged on boiling, unaltered on boiling. लेकिन कोलाजन को अगर बॉयल करोगे, तो कोलाजन को अगर बॉयल करोगे, इसको अगर बॉयल करोगे, इट विल कन्वर्ट टू जिलेटिन. कोलाजन कन्वर्ट हो जाता है बेटा, उतना स्टेबल नहीं है. और लास्ट पॉइंट जो इलास्टिन के लिए इंपॉर्टेंट है, इलास्टिन इज फाइनली ब्रोकन by trypsin intestine में, लेकिन कोलाजन इज ब्रोकन by pepsin in the stomach. तो कोलाजन पहले ब्रेक होता है, इलास्टिन बाद में होता है. समझे? तो इलास्टिन इज डाइजेस्टेड by trypsin, और trypsin कहां काम करता है? In the intestine. Whereas collagen is digested in the stomach by pepsin. याद रखिएगा. ये मैं एक लाइव सेशन ले रहा था. लाइव सेशन मतलब एक सेशन ले रहा था, सेमिनार ले रहा था लाइव. इसमें एक बच्चा ने मुझे पूछा था, सर व्हाट इज द रीजन दैट लिगामेंट्स एंड टेंडन, कोई टीचर पूछा था शायद, उसको इवेल्युएट करने के लिए पूछा था. लाइव ले रहा था मैं. बच्चा ने एक क्वेश्चन लिखा, और वो मैं एक बार देखा था, बाद में आंसर करना था, लेकिन वो बार बार टाइप कर रहा था. व्हाई इज कोलाजन लिगामेंट एंड टेंडन आर मेड अप ऑफ कोलाजन. व्हाई इज इट मेड अप ऑफ कोलाजन? Why is it not made up of elastin? तो ligament and tendon अगर elastin से बना होता, then breaking of the bones after death will be difficult. Elastin requires much longer time to digest. समझे?
लेकिन कोलाजन रिक्वायर्स लेसर टाइम टू डाइजेस्ट। इलास्टिन के लिए एल्कलाइन एनवायरनमेंट इज रिक्वायर्ड, कोलाजन ब्रेकडाउन के लिए पेप्सिन चाहिए, सो एसिडिक एनवायरनमेंट इज रिक्वायर्ड। समझे? इसीलिए लिगामेंट्स एंड टेंडन में कोलाजन है, इलास्टिन नहीं। ये क्वेश्चन पूछा था। एनीवे, तो दिस इज डाइजेस्टेड बाय पेप्सिन इन स्टमक। इसका पीएच है लो, है ना, पीएच लो और इसका पीएच है। ये है डिफरेंस बिटवीन इलास्टिन एंड कोलाजन। तो इलास्टिक कार्टिलेज तक हमने पढ़ाया। व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज ऑफ द बॉडी। कल डिस्कस करेंगे स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज ऑफ द बॉडी। इसका प्रेजेंस होता है बिटवीन वर्टिब्रा एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस, माने हिप बोन में दो प्यूबिक बोन है ना, तो सिम्फाइसिस प्यूबिस। सो इट इज प्रेजेंट इन द इंटरवर्टिब्रल डिस्क। कल इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रेजेंट इन इंटरवर्टिब्रल डिस्क एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस। और कैल्सिफाइड कार्टिलेज इज द हार्डेस्ट कार्टिलेज ऑफ द बॉडी। कैल्शियम डिपोजिशन है, हार्डेस्ट कार्टिलेज ऑफ द बॉडी। व्हाई? अगर ये एजर्शन है, इसका रीजन होगा, इसका रीजन है ड्यू टू कैल्शियम डिपोजिशन, है ना। तो डिस्कशन करेंगे कल बाकी वाला पार्ट पे। देखिए इसको जरा ध्यान से देख लीजिए, इसके बारे में कल चर्चा करेंगे, उसको क्लोज करेंगे, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ये लेक्चर को फिर से सुन लीजिएगा एक बार, है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसका फोटो ले लो बेटा, सही से इसको देख के फोटो ले लो, फिर इसको क्लोज करते हैं। ज्यादा आज पढ़ाया? मैं ज्यादा पढ़ाता हूं? मैं पसंद ही नहीं करता ज्यादा पढ़ाना। हाँ, लेकिन मैं मतलब 11 बजे से ही शुरू हो जाता हूं, मेरा चाबी चालू हो जाता है और 12:20 पे 12:18 पे खत्म होता है यूजुअली। ये तो है ही। सही से भेज दे ये फोटो बेटा। अभी पढ़ाना है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, एक बैच में चल रहा है। फिर एक बैच में चल रहा है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंजेबल्स, खत्म हुआ कल। क्वेश्चन वगैरह करवाना है, हर एक बैच में अलग अलग। शाम का बैच में क्या चल रहा है? बायोमोलिक्यूल। एक ये है टॉपर बैच है, एंथुस का। वो लीडर का बैच नहीं है, अचीवर का बैच नहीं, तो एंथुस का बैच है। अब ये बायोमोलिक्यूल इज वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी। हाँ, अगर जिंदा रहे तब तक। ठीक है, चलो, थैंक यू। ऑनलाइन स्टूडेंट्स इसको ध्यान से देख लेना बेटा, ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेना। और लास्ट वाला जो डिस्कशन है, इसको एक बार जरूर इसका रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, तभी जाके आपको क्लियरिटी आएगा। अगर कोई दिक्कत है तो तुरंत मुझे कनेक्ट कर, टेक्स्ट कर, तो समझ में आ जाएगा। देन आई विल क्लियर योर डाउट्स, है ना। अगर कोई भी डाउट में आपको दिक्कत है तो तुरंत टेक्स्ट कर लेना बेटा, है ना। थैंक यू।